Hello everyone, I'm Sandeep Infallible and welcome again in my tutorial. So friends, आज के सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पढ़ने वाले हैं, जो कि बर्टन रसेल के द्वारा लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से, यानी कि कौन से वो आइडियाज हैं जो मानवों को अपने लाइफ स्टाइल को बदलने में मदद किया। यानी आज के जो हम मानव लोग हैं, ये ह्यूमन काइंड पहले एक आदि मानव के रूप में हुआ करता था, और वो किस तरह से अपने जीवन शैली को बदला, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन लोगों के यानी कि हम लोगों के जीवन शैली में बदलाव लाया, क्या क्या आविष्कारें हुई जो हमारे जीवन जीने में जो है हमारे लिए सहायक हुआ, वो सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग आज इस चैप्टर के माध्यम से एक एक करके चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे कि किस चीज का सबसे पहले आविष्कार हुआ और कौन से वो चीज जिसका आविष्कार हुआ उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहा और वो बहुत ही लाभदायक हमारे लिए रहा। ठीक है, और भी इस मानव ने जो है किन चीजों को किन जीवों को पालना शुरू किया और जिन जीवों को पालना शुरू किए तो कौन उनके लिए लाभप्रद हुए और कौन हानिकारक हुए, वो सारी बातें जो है आज हम इस चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी पूछे जाते हैं। यानी जीके जीएस के जो पेपर होते हैं उसमें इस चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर आप इसे पढ़िएगा, देख लीजिएगा, तो ये आपको जो है वहां भी हेल्प करेगा। यानी इसे हर कोई सीख सकता है, क्योंकि ये जो है हमारे नेचर से रिलेटेड हो गया, हमारे स्वभाव से रिलेटेड हो गया, मानव के जीवन शैली से रिलेटेड ये एक चैप्टर हो गया। तो आइए और हम जो है एक एक पैराग्राफ के माध्यम से टेक्स्ट टू टेक्स्ट सारे मीनिंग को जानना शुरू करेंगे और सीखेंगे बुक के पैराग्राफ के माध्यम से कि बर्टन रसेल ने जो है किस तरह से अपने उन सारे बातों को जो है इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश किए हुए हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो सारी बातें कौन सी है जिन्होंने मानव को जो है आज इस रूप में बदल दिया है। पहले कुछ नहीं हुआ करता था, आज सारी जो है संसाधनें, सारी सुख सुविधाएं जो है मानव के पास उपलब्ध है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो कौन से आइडिया, वो कौन से विचार हैं या विचार थे जो मानवों को जो है ना इतना बदलने में मदद किया, मानव जो है अपने आप में इतना बदलाव लाया। तो वो कौन से विचार थे कि आखिर एक समय था जब मानव जो है आदि मानव था और वो बदल करके जो है आज एक इस तरह के इंसान के रूप में हमारे सामने प्रतीत है, या हम भी जो है एक दूसरे रूप में जो है प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से आइडिया थे वो चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो आइए 3 चीज़ जानते हैं, मुख्य बातें हमेशा की तरह। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसे किसने लिखा है, राइटर कौन है? तो बर्टन रसेल। ठीक है, ये राइटर हैं इसके बर्टन रसेल। इन्होंने जो है इस चैप्टर को लिखा हुआ है। ये एक इंग्लिश राइटर हैं, ठीक है ना, इंग्लिश राइटर मतलब इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, यूरोप के। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि राइटर के नाम के साथ साथ हमें ये भी याद रखने हैं कि वो कहाँ के थे, कहाँ के लेखक थे। ठीक है, ये पहली बातें हुई। दूसरी बात है इस चैप्टर के बारे में कि यह चैप्टर एक एसे है, एन एसे, यह एक लेख है। ठीक है ना, ये भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि आखिर ये चैप्टर क्या है। क्वेश्चन बनता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ... ऐसे आता है, तो एन ऐसे हम लोग कर लेंगे। तीसरी बात है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा थीम जानेंगे, तो वो ये कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि आखिर हम लोग जो थे वो एक आदि मानव के रूप में थे, बंदरों की तरह नहीं बोलते हैं कि बंदरों की प्रजातियां हम लोग हैं, तो इस तरह की जो है बातें आती है। तो आखिर हम लोग जो है उस तरह से इस रूप में कैसे ढल गए ना, मेन वही चीज़ है, उसी चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा
इनके बारे में जान लेते हैं। यही हमारे कवि जी हैं बर्टन रसेल। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर मैंने दे दिया है पहचान के लिए। ये जो है इनका शौक है, ये जो इसको पी रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इनके थोड़ा जीवन के बारे में। तो बर्टन आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम है। 1872 टू 1970, यानी इनका जन्म जो है 1872 में हुआ था और डेथ इनकी 1970 ईस्वी में हो गई थी। इनका पूरा नाम ये है। अ ब्रिटिश फिलोसफर, यह एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, यानी ब्रिटेन के दार्शनिक थे। ठीक है, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार भी थे। देखिए कितना टैलेंट है इनमें, देखते रहिए। मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट भी थे फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी समाज के लिए इन्होंने जो है एडवोकेट का भी काम किया, समाज सुधारक का भी इन्होंने काम किया। पैसिफिज्म एंड अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, देखिए ये शांतिविद भी थे और साथ ही साथ एक बहुत ही श्रेष्ठ तार्किक भी थे। मतलब 20वीं सदी के ये जो थे, ये बहुत ही एक फेमस राइटर थे ना, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, इतनी सारी जो है इनमें क्वालिटी थी, इतने सारे काम को ये किया करते थे। वो जब प्रोलिफिक राइटर और साथ ही साथ एक होनहार लेखक भी थे, ये भी हम लोग जानते हैं। He was also a commentator on a large variety of topics. His comments on sex, marriage, ACX है ये, ठीक है, X है, थोड़ा ये राइटिंग में हो जाता है, ठीक है, टाइपिंग में। तो ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर, यह एक कमेंटेटर भी थे। कमेंटेटर मतलब जानते हैं, टीकाकार होता है। ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, मतलब बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स पे इन्होंने जो है बोला है। जैसे सेक्स पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बताया है। मैरिज पर, शादियों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पॉलिटिक्स के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ चर्चाएं की हैं, लिखी हुई भी है। रिलीजन, धर्मों के बारे में भी इन्होंने जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है। साइंस के बारे में भी इन्होंने जो है बहुत कुछ लिखे हैं। ठीक है, आइए और जानते हैं। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा, जो गौतम बुद्ध हम लोग जानते हैं, एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीदी एंड फुल ऑफ कैंडर। इन्होंने इन सारे चीज़ों के बारे में जो है ना कुछ लिखा है, समाज को इन सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। देखिए कितने टैलेंटेड है, हर चीज़ के बारे में इनको नॉलेज है। ठीक है, होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीदी एंड फुल ऑफ कैंडर। इन 1950 ईस्वी में रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1950 ईस्वी में जो है इन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया, अवार्ड के रूप में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। देखिए ये बहुत ही फेमस थे ना उस समय में। इनको जो है 1950 में आपको जो है नोबेल प्राइज भी मिला, और साथ ही साथ इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन। इनको जो है अच्छे लिखने की वजह से, ठीक है, अच्छे लिखने की वजह से और अच्छा विचार देने की वजह से जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स। और जो है इन्हें पूरे विश्व के, देखा जाए तो पूरे विश्व के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं तो उनमें से यह एक थे, बुद्धिजीवी वर्गों में ये भी एक थे, यानी ये भी बुद्धिजीवों में आते थे। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। इनकी जो आवाज़ थी, मतलब इनका जो लिखा हुआ जो आवाज़ हुआ करता था, वो एक बहुत ही अलग तरह का ना नैतिकता को दर्शाता था, नैतिकता के अधिकार को दर्शाता था। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। यह अपने लेखक, मतलब जो लेखन ये लिखते थे उसमें इनका अपना एक स्टाइल हुआ करता था, अपना एक तरीका होता था लिखने का, अपना सजाने का शब्दों का तरीका होता था। हिज राइटिंग सिम्फेसिस रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी, इन सारी चीज़ों पर आधारित इनकी जो है चीज़ें होती थी। जो लिखते थे, ये रचनाएं लिखते थे तो इन सारी चीज़ों पर आधारित हुआ करती थी। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनकी और ये बहुत कुछ रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हुई है, वो मैंने यहाँ पे रेड लेटर में लिखा हुआ है, आप देख लें इसको। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ये सब किताबों का नाम है जो कि बर्टन रसेल ने लिखा हुआ है या लिखे हैं। ठीक है, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। टोटल ये जो हम पढ़ेंगे अभी, हैज मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन,
माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये सब जो है इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हम इनके बारे में जाने कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनकी खासियत क्या है, इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला, ये सारी बातें हमने जो है अभी इनके बारे में जाना। अब आइए पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे ये कवि जी जो हैं हमें क्या बताना चाहते हैं। तो अब हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है नंबर 1 से। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म some conception as to the kind of effect that we consider a help to mankind। करें कि मानव की मदद के संदर्भ में अगर हम बात करें, दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म अ कंसेप्शन एज टू द मैनकाइंड ना, मानव के जो है मदद के संदर्भ की चर्चा से पूर्व हमें संकल्पना लेनी होगी, संकल्पना तैयार करनी होगी। और वो तैयार क्या करनी होगी, किधर गया, हाँ, आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। करें कि मानव के संदर्भ न, मानव के मदद के संदर्भ में, यहाँ पे जो बात आ रहा है बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि मानव के मदद के संदर्भ में हम जो बातचीत करने वाले हैं कि क्या वो चीज़ है जो मानव को मदद किया कि इस तरह के इंसान बन गए, आदि मानव से इंसान बन गए। तो उनके जो चीज़ उन्हें मदद किया इंसान बनने में, इस तरह के लोग बनने में, इतना विकसित होने में, उस चीज़ को चर्चा करने से पहले हमें एक संकल्प लेना होगा। और वो संकल्प क्या होगा, जरा देखते हैं। संकल्प तैयार करनी होगी, ये कह लीजिए। तो संकल्प क्या हो सकता है, क्या तैयार कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के रूप में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। कह रहे हैं, कवि जी पूछ रहे हैं हमसे कि क्या इंसान या क्या मानवों की मदद तब ज़्यादा होती है जब उनकी संख्या ज़्यादा होती है। पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कि क्या मानवों की संख्या ज़्यादा होगी, न्यूमरस ज़्यादा होगी संख्या, तब उनकी मदद होगी। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या जब वो जानवरों की तरह उनकी संख्या कम होती है तब उनको ज़्यादा मदद मिलती है, एक दूसरे से या रहने में आसानी होती है ना। आप खुद सोच के बताइए, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या तब ज़्यादा उनको मदद मिलती है जब वो ज़्यादा खुश होते हैं, बताइए। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहे हैं कि बताइए कब जो है उन्हें ज़्यादा खुशी मिलती है। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी, या जब वे बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं तब उन्हें जो है खुशी मिलती है। कब उन्हें खुशी मिलती है या कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें मदद करती है। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या जब वो अधिक जानते हैं तब उन्हें जो है मदद मिलती है। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब वो एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखते हैं तब उन्हें जो है जीवन जीने में या अपने आप को बदलने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल से अभी आप जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप सबको ये वाला अच्छा लगा होगा कि एक मानव को मदद तभी ज़्यादा मिल सकता है जब वो एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मित्र के रूप में मिलजुल करके रहेंगे तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे को मदद भी मिलेगा। तो ये शुरू से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कि कब जो है मानव को मदद मिलती है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम into our conception of what helps mankind, कह रहे हैं कि मेरी समझ से ये सभी बातें जो हमारे सोच में आ रही हैं, ऊपर हमने जितना डिस्कस किया, ठीक है। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, जितनी भी सोच में आती है जो मानव की मदद कर रही है, मैं इनके संदर्भ में एक प्रारंभिक बात कहूँगा। कह रहे हैं कि ये जितना भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको हो सकता है कि किसी को इसी में से लगा होगा कि जब मानव की संख्या ज़्यादा होगी तब एक दूसरे की मदद होती होगी, किसी को लगा होगा कि जब मित्र के रूप में रहेंगे तब एक दूसरे को मदद मिलती होगी। बहुत लोगों को बहुत सेंटेंस पसंद आया होगा, लेकिन मैं इसके संदर्भ में एक प्रारंभिक बात कहूँगा। क्या कहूँगा, देखते हैं क्या कहते हैं। द मोस्ट इंडक्टिएबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स, कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि इस संबंध में संख्या जो है ना, नंबर्स, संख्या निसंदेह वह विचार है जिसने मानवों को मदद की होगी ना। रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज, कह रहे हैं कि संख्या वह चीज है जो कि मानवों को मदद की होगी। इनके समझ से लग रहा है, कवि के समझ से लग रहा है, कह रहे हैं कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक समय रहा होगा, देयर मस्ट हैव बीन अ
टाइम, एक समय रहा होगा व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज, जबकि होमो सेपियंस जो है ना, जो उस समय के जो लोग थे, मानव जाति थी ना, उनकी संख्या बहुत कम रही होगी। व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज सबसिस्टिंग precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment। ना कह रहे हैं कि एक समय रहा होगा जब मानवों की संख्या बहुत कम रही होगी, हिंसक जंगली जीवों से, यहाँ पे दे रहा है स्पेसीज, रेयर स्पेसीज ना, हिंसक जो है जंगली जीवों से जो है वो लोग पूरे ना भयभीत होकर के गुफाओं में छिपे हुए होते होंगे। सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, केव्स मतलब गुफा होता है, जंगलों में, गुफाओं में। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, यानी जंगल के खतरनाक जीवों से डर करके वो गुफाओं में छुपे हुए होते होंगे। एक समय रहा होगा जब मानवों की संख्या कम होगी। देखिए बात कहाँ आके पहुंच रहा है कि यानी कि जब मानवों की संख्या कम रही होगी शुरू में, तो उस समय जानवरों का आतंक होगा, जानवरों से डर करके वो क्या करते होंगे, वो जंगलों में, गुफाओं में छिप जाते होंगे कि जानवरों का जो है आक्रमण न हो उन पर। नहीं तो इससे आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं, आप सोच सकते हैं खुद कि जब उनकी संख्या कम रही होगी और जब ज्यादा की संख्या में लोग होते हैं झुंड के रूप में, तो उन्हें भय कम लगता है। तो इस समय भी क्या हो रहा है, जब ज्यादा की संख्या में एक साथ रह रहे हैं तो उनको एक दूसरे से मदद मिल रही है, यानी जीवन जीने में भी। तो यहाँ पे एक अलग बात उभर करके सामने आ रहा है कि यानी संख्या जब अधिक रहती है तब मानवों को मदद मिलती है। ये हम कह नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन के रूप में कह रहे हैं। अभी तक जो कहानी आ रहा है इसके अनुसार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी खुद अपना दिमाग लगाइए कि किस समय में जो है मानवों को मदद ज्यादा मिलती है ना, कब ज्यादा लाभ होता है, जब वो ज्यादा जानने लगते हैं, या जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, या जब वो एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखते हैं, कब उनको मदद ज्यादा मिलती है जीवन जीने में या रहने में। एट दिस पीरियड, कह रहे हैं कि एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वॉज क्यूमुलेटिव बिकॉज इट could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overweigh the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold। कह रहे हैं, यहाँ से आते हैं, देखते हैं, at this period the biological advantage, कह रहे हैं कि उस अवधि में पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाने वाली थी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाने वाली जैविक लाभ था ना, उसका बहुत ही कम उन लोगों को ज्ञान रहता होगा। जो जैविक दर जैविक जो लाभ, मतलब कि जो चीज का खोज ये जनरेशन कर लिया तो फिर अगले जनरेशन को उसका पता उतना नहीं चल पाता था कि इन्होंने जो है इस चीज का खोज किया तो इसका इतना लाभ हो सकता है, उनको कम ज्ञान होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि began to overweigh the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys। बिल्कुल उसी तरह से ये भी होंगे, जैसे कि बंदर जिस तरह से उस समय गतिमान नहीं थे ना, बंदर जिस तरह से रहते थे, ठीक उसी तरह से ये भी रहे होंगे। अन्य जानवरों की तरह ये भी ठंड से बचने के लिए जो है अपने आप को प्रोटेक्शन करते होंगे। हिज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, जिस प्रकार से जो है जानवर, अन्य जानवर अपने को ठंड से बचने के लिए क्या करते थे, बाल ज़्यादा उनका रोएदार हुआ करता था जिससे ठंड से वो बचते थे। उसी तरह से इंसानों का भी जो है बाल ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस समय तो कपड़ा नहीं होता था ना पहनने के लिए, तो इंसानों के भी शरीर में ज़्यादा बाल होता था जिससे वो भी ठंड से बच सके, और अपने आप को ये भी ठंड से बचाने के लिए वही करते होंगे जो उस समय के जानवर भी करते होंगे। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे यही बात निकल करके सामने आ रहा है कि उन दिनों मानवों की संख्या बहुत कम रही होगी। निश्चित रूप से देखा जाता है कि मेन मस्ट सर्टेनली, निश्चित रूप से जो है उन दिनों मानवों की संख्या बहुत कम रही होगी। द मेन यूज टू वीच थ्रू आउट द एजेस men have put their technical skill has been to increase the total population। कह रहे हैं कि मानवों की संख्या जो है उस समय निसंदेह जो है हम कह सकते हैं कि उस समय उनकी संख्या बहुत कम रही होगी। men have to put their, और उस समय जो है संख्या कम रही होगी, इसलिए सभी युगों में मानव ने क्या किया होगा। कवि जी अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जो भी युग आया होगा ना, सतयुग वतयुग ये सब युग होता है ना, कलयुग सतयुग, तो इसी तरह के युग की बारे में बात कर रहे हैं कि सभी युगों में मानव का एक ही उद्देश्य रहा होगा, इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, कि उनकी संख्या बढ़े। यानी वो लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिए होंगे अपनी संख्या बढ़ाने पर।
क्योंकि उस समय उनकी संख्या बहुत कम रही होगी, तो कम संख्या में लोगों को जीवन जीने में बड़ा कठिनाई होता है। अभी मान लीजिए कि एक आदमी या आप ही को एक ऐसे जगह पे घर बना दिया जाए जहाँ पे आसपास दूर दूर तक किसी और का घर न हो, सुनसान हो एकदम, तो चलिए दिन तो किसी तरह गुजार लीजिएगा, लेकिन रात में कितना डरिएगा आप। क्यों डर लगेगा आपको? क्योंकि आपके आसपास कोई लोग नहीं है। वहीं 10-20 घर बन जाए जहाँ पे आपका घर बना हुआ है सुनसान जगहों पर, तो फिर आपका भय कम हो जाएगा, आपको जीवन जीने में भी जो है आसानी हो जाएगी। कोई चीज़ की कमी होगी तो बगल वाले से मांग लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बगल वाले से हेल्प ले लीजिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो पॉपुलेशन बहुत ही मदद किया होगा, और उस समय के लोग जो है पॉपुलेशन बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए होंगे। ये कवि जी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, और हमें भी लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं, सही विचार दे रहे हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है बताइएगा, आपको क्या लग रहा है? देखते हैं। I do not mean that this was the intention, but that it was in fact the effect। कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कहता कि यही उनका उद्देश्य रहा होगा। देखिए यहाँ पे कवि जी बच भी रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका जो है ऊपर वाले लाइन में हमने यहाँ पे पढ़ा कि पॉपुलेशन बढ़ाने में जो है ना, संख्या बढ़ाने में उस समय के लोगों ने क्या किया होगा, ज़्यादा ध्यान दिया होगा। आगे के सेंटेंस में कह रहे हैं कि आई डू नॉट मीन, मेरा मतलब ये भी नहीं है कि संख्या बढ़ाने का उनका उद्देश्य ही रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। बट दैट इट वॉज इन फैक्ट, लेकिन यह सच था, एक सच्चाई थी और एक प्रभाव भी था कि मतलब अपना संख्या बढ़ाए। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉयस इन, देन वी हैव अकेशन टू रिजॉयस। अकेशन पढ़ते हैं इसको, टू रिजॉयस। कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई खुशी है, इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉयस इन, अगर इसमें कोई खुशी है तो यह एक अवसर हमारे खुशी मनाने का है। कहते हैं क्योंकि खुशी मनाने का अवसर है, क्योंकि आज हम ऐसे हैं, देखिए, है ना। आगे कहते हैं लाइन में, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। कह रहे हैं कि कुछ मामले में वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट, इन सर्टेन रिस्पेक्ट, कुछ मामलों में जो है हम क्या हैं, कुछ मामलों में जो है हम जानवरों से ज़्यादा विकास नहीं किया है, यानी कुछ कम विकास किए हैं। प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, कह रहे कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो हम लोग जानवरों से भी कम विकास किए हैं। वो कौन सा मामला है भाई, हम लोग कैसे कम विकास किए हैं? हमारे पास आज कार है, गाड़ी है, जानवर के पास क्या है? तो देखते हैं, कवि जी आज बता रहे हैं कि कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो हम लोग जानवरों से कम विकास किए हैं। कैसे भाई? तर्क आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं आगे कैसे समझाते हैं। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रेस्पेक्ट्स, ना कह रहे हैं आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट, मेरे मन में खासकर दो विचार आ रहे हैं। पहला, फर्स्ट दैट एक्वायर्ड, पहला यह कि अर्जित ज्ञान जो जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, एज अपोज्ड टू कॉन्गेनाइटल स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। कह रहे हैं कि दो बातें मेरे दिमाग में विचार में आ रहा है। पहला यह कि अर्जित जो ज्ञान होता है वो इंक्रीज होते रहता है, जीवन में हमेशा बढ़ता रहता है, मानव के जीवन में ह्यूमन लाइफ बढ़ता रहता है। और दूसरा जो विचार मेरे मन में आ रहा है वो क्या है, दैट अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, और जो दूसरा विचार मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि अधिक से अधिक अधिकारों का बोध, ये दूसरा मेरे मन में विचार आ रहा है। इन दिस रेस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, और कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों मामले में जो है हम विकास के दृष्टि से देखा जाए तो जानवरों से पीछे रह गए हैं। अब यहाँ पे एक तर्क आ रहा है, आप सोचिएगा, सोच करके कुछ बताइएगा हमें कि क्या आप ये बात समझे कि नहीं। ठीक है, एज टू हैप्पीनेस, मेरे को लग रहा है कि आप समझिएगा, ये तर्क है, यहाँ पे तर्क समझने के लिए छोड़ रहे हैं आपको। वैसे हमने तो बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आप जो है ध्यान नहीं दिया होंगे, तो आप जो है थोड़ा जरा एक बार और पीछे करके देखिएगा और फिर रिवाइंड करके थोड़ा सा देख के फिर अपना दिमाग लगाइएगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। कह रहे हैं कि खुशियों के संबंध में मैं निश्चित नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर, बट इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इफ दे आर नॉट बर्ड ऑफ पैसेज। कह रहे हैं कि खुशियों के संबंध में मैं निश्चित नहीं हूं, यह सच है। कह रहे हैं कि इट इज ट्रू, यह सच है कि बर्ड्स, पक्षी जो हैं ठंड के दिनों में ज़्यादा की संख्या में भूख से मर जाती हैं। डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। ओके,
कह रहे हैं कि खुशियों के संबंध में मैं श्योर नहीं हूँ, पक्का नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ, परंतु यह बात तो सच है कि ठंडी के दिनों में ज्यादा की संख्या में पक्षियों की जो है भूख से मृत्यु हो जाती है। अगर वो इफ दे आर नॉट बर्ड ऑफ पैसेज, अगर वो पक्षी जो है किसी गलियों की पक्षी नहीं है तो फिर उनकी संख्या जो है जाड़े के दिनों में ज्यादातर भूख से हो जाती है। गलियों की मतलब हमारे घर के आसपास की जो चिड़िया है वो, ये घर के आसपास की चिड़िया नहीं मरती हैं क्योंकि हमारे घरों से थोड़ा बहुत दाना वगैरह मिल जाता है तो इन पे जो है उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं जो है जंगलों उंगलों में रहती हैं तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कवि जी कि अगर वो अगर वो हमारे गलियों की चिड़िया नहीं है तो फिर उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो जाड़े के दिनों में भूख से ज़्यादा की संख्या में मर जाती हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट, लेकिन समर के दिनों में डू नॉट फोरसी दिस कैटेस्ट्रॉफ। लेकिन देखिए क्या है, यहीं पे एक बात और निकल के आ रहा है, लेकिन गर्मी आते ही वो लोग जो है अपने उस विपदा के तरफ ध्यान नहीं देती है। यानी जो है उनके साथ जो घटनाएं घटी रहती है, ज़्यादा की संख्या में उनकी ना संख्या कम हुई रहती है, ज़्यादा की संख्या में पक्षियों की मृत्यु हुई रहती है, उसके तरफ वो ध्यान नहीं देती है। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, वो लोग प्रीवियस विंटर को जो है ध्यान नहीं देती, पूर्व के बारे में वो नहीं सोचती। जो बर्ड्स होती हैं वो ये नहीं सोचती कि पूर्व में उनके साथ क्या हुआ था, उनकी संख्या में कितनी कमी आई थी, बल्कि ये सोचने के बजाय वो आगे के जीवन जीने में भरोसा रखती। विद ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, और यही बात जो है मानव के साथ बिल्कुल अलग है। विद ह्यूमन बींग्स, मानव के साथ ये मैटर जो है, ये बात जो है बिल्कुल अलग है पक्षियों के अपेक्षा देखा जाए तो। वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखती कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन मानव के साथ अलग है। आई डाउट वेदर द percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946-7 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। कह रहे हैं यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मानव के साथ जो है बिल्कुल अलग है। मानव जो है, दूसरी बात है मुझे संदेह है, कह रहे हैं आई डाउट वेदर, मुझे संदेह है कि वर्तमान जाड़े में द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, कह रहे हैं कि वर्तमान जाड़े की ऋतु में जब 1946 का जो समय था उस समय चिड़ियों की मरने की संख्या बहुत अधिक थी। और उसी समय भारत और यूरोप में लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा मरने की हुई थी। 46-47 में भूखमरी आया होगा, तो कह रहे हैं कि उस समय जो है पक्षियां भी जो है बहुत संख्या में मरी थी। और इंडिया तथा यूरोप में जो है, इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, और इंडिया यूरोप में भी जो लोगों की मरने की संख्या थी, मानवों की मरने की संख्या, वो कहीं पक्षियों से कम नहीं थी। यानी जितना पक्षी मरी थी भूख से उतना ही लोग भी मरे थे। लेकिन क्या, every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। करें, लेकिन वहीं जो है आदमी की मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर भी हुआ क्या कि उसके साथ चिंताओं का एक श्रृंखला बन गया। पीरियड ऑफ एंग्जाइटी सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स, ना चिंताओं का एक श्रृंखला बन जाती है। जब कोई आदमी मरता है, जब कोई किसी मानव की डेथ होती है तो उसके साथ चिंता जुड़ जाता है, उसके परिवार वाले कई दिन तक शोक में रहते हैं, उसके आसपास के लोग भी जो है शोक मनाते हैं कि ये मेरे पड़ोस का एक आदमी चला गया। तो एक श्रृंखला बनी रहती है, जो कि पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। कई दिन तक लोग जो है काम भी नहीं करते हैं, जिससे कि वो पीछे भी हो जाते हैं। वही बात आ रहा है, वी सफर not only the evils that actually befall us but all those that our intelligence tells us we have reason। यहाँ पे कुछ छूट गया है, देखिए हमको टाइप करना था, हम भूल गए हैं। रीजन द कर्बिंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाई forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। आप यहाँ पे थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा, हम आगे के सेंटेंस के आधार पे इसका मीनिंग निकाल देते हैं। कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि वी सफर नॉट ओनली द एविल्स, यह चिंता लंबी अवधि तक रहती है। इनका कहने का मतलब है पड़ोसी की चिंता का भी कारण बनता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पड़ोसी भी जो है, पूरा का हम बता देते हैं, पड़ोसी भी जो है चिंता करने लगते हैं, पड़ोसी का भी चिंता का कारण बन जाता है। हम केवल उन्हीं आपदाओं को ही नहीं झेलते हैं, कह रहे हैं फिजिकल डिसास्टर्स, हम केवल उन्हीं आपदाओं को नहीं झेलते जो हम पर आती है, बल्कि उन्हें भी झेलते हैं जिनके बारे में हमारी बुद्धि कहती है।
I do not think that the learned men of acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze। कह रहे हैं कि अग्रसूची बनकर हम अपने शरीर को आघात जो है पहुंचा देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं कभी कभी क्या है कि अग्रसूची बनते हैं। अग्रसूची मतलब आगे का सोचते हैं, और आगे सोच का जो है हम अपने शरीर को आघात से बचा भी लेते हैं कई बार, लेकिन फिर भी क्या, हम जब भी कुछ होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। तो इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। आगे एक सेंटेंस में समझाते हैं और कहते हैं, ऊपर से एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं तो मीनिंग नहीं निकल पाएगा। कह रहे हैं कि हाँ, दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स। कह रहे हैं कि मैं ना, कवि जी बता रहे हैं कि मैं समझता हूं कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो मेरे परिचित के हैं और उनकी अच्छी आय भी है, ठीक है, उनकी अच्छी आय भी है। मान लीजिए कवि जी कह रहे हैं कि मेरे ज्ञानी व्यक्ति है, मेरे मान लीजिए परिचित के ही हैं, बहुत ज्ञानी है, उनके पास पैसे भी बहुत है, उनका इनकम भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उनको उतना खुश नहीं देखते हैं जितना उनके घर का जो माइस है, जो चूहा है, वो उनके ही टेबल पर उनका ही जूठा खाकर ना जितना खुश रहता है उतना खुश हम उनको कभी नहीं देखे हैं। देख लीजिए, जानवर और एक इंसान में उतना पैसे है, शोहरत है, क्या नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी एक चूहा से भी ज़्यादा वो खुश नहीं है। तो ये है जानवर और इंसानों में अंतर। मानव कभी खुशी नहीं होता, इतनी लालच भरी रहती है मानव के मन में। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all। कारण कि यही सब बात जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग विकास नहीं किए हैं। इन सारे संदर्भ में जो अब हम सोचते हैं और कभी विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि हमने अभी प्रोग्रेस, विकास किया ही नहीं है। हमने क्या विकास किया है जब हमें संतुष्टि ही नहीं है। बात सही आ रहा है? आगे देखते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। कह रहे हैं खुशियों की विभिन्नता के संदर्भ में बातें करें तो ये बातें दूसरी है। खुशियों के विभिन्नता के संबंध में, डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट्स, खुशियों की विभिन्नता के संबंध में अगर हम बात करें तो ये बातें दूसरी हैं। आई रिमेंबर रीडिंग अकाउंट ऑफ सम लायंस हु वर टेकन टू अ मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रिडेशन ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट। कह रहे हैं कि आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस। कवि जी बोल रहे हैं कि मुझे याद है एक बार की बात ना, मुझे याद आता है कि एक बार हमने जो है शेरों के बारे में एक वर्णन पढ़ा था कि कुछ शेरों को जो है सम लायंस हु वर टेकन टू अ मूवी शोइंग, कि उनको जो है फिल्म दिखाने के लिए थिएटर में ले जाया गया था। मुझे याद आ रहा है एक बार मैंने वर्णन ऐसा पढ़ा था शेरों के बारे में कि उन्हें जो है फिल्म दिखाने के लिए थिएटर ले जाया गया था, जहां पे उन्हें डिप्रिडेशन ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट बट नो वन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। उन्हें वहां पे जो है सिनेमा हॉल में ये दिखलाया गया कि उनके द्वारा जंगल को विध्वंस किया जा रहा है, यानी जानवर जो है जंगल को विध्वंस कर रहे हैं, इधर उधर खराब कर रहे हैं, इधर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के सीन को जो है दिखाया गया जानवरों को, लेकिन इन सारे चीज़ों को देख करके वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए, यानी उनमें से कोई भी खुश नहीं हुआ। गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम दिस द स्पेक्टिकल, कोई खुश नहीं हुआ। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड एल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, म्यूजिक हुआ, पोएट्री हुआ, साइंस हुआ, फुटबॉल हुआ, बेसबॉल हुआ, कोई भी चीज़ इनमें से जो है एल्कोहल वगैरह वो जानवरों को खुशी नहीं देता है। ये सारी चीज़ें कोई भी उसको खुश नहीं रखता है, आनंदित नहीं करता है। आवर इंटेलिजेंस हैज देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू गेट अ मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of a much greater liability to boredom। कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि ने हमारे सामने खुशियों का जो है बहुत सारे द्वार खोले हुए हैं। Our intelligence has therefore certainly enabled, बहुत सारे द्वार जो है खुशियों के खोले हुए हैं, लेकिन ये सब चीजें जो है जानवरों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी बट वी हैव परचेज्ड, लेकिन कह रहे हैं कवि जी कि हमने जो है हमारे सामने जो इतने मनोरंजन के साधन हैं, इन सारे साधनों को हमने कैसे पाया है, इसके लिए हमने जो है बहुत बड़े उत्तरदायित्व की कीमत पर हासिल किया है। यानी बोरियत की बहुत बड़ी उत्तरदायित्व, बोर्डम यहाँ पे आ रहा है बात, यानी बोरियत की बहुत बड़े उत्तरदायित्व पर जो है हमने इसे खरीदा है। बोरियत मतलब बोर होकर के, बोर जब होते हैं तो उस
बोर को हटाने के लिए हम लोग किसी मनोरंजन के साधन को खोज करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत बड़े बोरियत को जो है बोरियत को बेच करके यानी बोरियत की कीमत पर हमने जो है इतनी सारी चीज़ों को आविष्कार किया है जो हमें मनोरंजन करता है। आइए एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं आज इस वीडियो में। 2 पार्ट में इस वीडियो को हम बनाएंगे। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। कह रहे हैं कि बट लेकिन मैं कहूंगा न तो संख्या, इट इज नाइदर नंबर्स, न तो संख्या और न ही खुशियों के बढ़ते प्रकार हमारे जीवन को गौरवान्वित करते हैं। ग्लोरी ऑफ मैन, हमारे या किसी भी आदमी के जीवन को गौरवान्वित करें ऐसा जो है न हमारी संख्या है और न ही हमारा बढ़ता प्रकार जो हमें गौरवान्वित करे। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। कह रहे हैं कि जीवन का गौरव तो बौद्धिक एवं नैतिक मूल्यों में है। जीवन का अगर गौरव देखा जाए तो बौद्धिक एवं नैतिक मूल्यों में है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, मोरल नैतिक मूल्यों में है। जीवन का असली गौरव इनमें है। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस। कह रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि हम जानवरों से ज्यादा जानते हैं। इट इज ऑब्वियस, यह स्पष्ट है दैट वी नो मोर देन एनिमल्स, कि हम जानवरों से अधिक जानते हैं। डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस, जानवरों से हम अधिक जानते हैं, यह सत्य है, स्पष्ट है, यह हमारा एक लाभ भी माना जाता है। इस तरह से देखा जाए तो इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और यह हमारे लिए एक लाभ भी है कि हम जानवर से अधिक जानते हैं। वो हमसे अधिक नहीं जानते हैं, ये उनका हानि है। ठीक है, वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड। कह रहे हैं कि यह हमारे लिए लाभ भी है लेकिन वास्तव में यह एक लाभ संदेहास्पद है। देखिए यहाँ पे डाउटेड आ गया, संदेहास्पद है। वो कैसे संदेहास्पद है हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं लाभ तो है लेकिन ये संदेहास्पद है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूटस। कह रहे हैं लेकिन जो भी हो हमें जो है यही एक चीज है जो कि जानवरों से अलग करता है, चाहे कोई कीमत हो। कह रहे हैं वहीं कि लेकिन किसी भी कीमत पर यह एक ऐसी चीज है, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर यही एक ऐसी चीज है जो हमें डिस्टिंग्विशेस अस, हमें जो है फ्रॉम द ब्रूटस, डिस्टिंग्विशेस मतलब अलग करना, हमें जानवरों से अलग करता है। जानवर से हम अलग हैं ये हमें बताता है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो के पार्ट में, यानी ये हमारा लेक्चर 1 है या पार्ट 1 जो आप कहिए। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको ये चैप्टर खत्म करा देंगे। ठीक है, तब तक जो है आप इसको बार बार देख करके आप खुद जो है इसका मीनिंग निकालने का प्रैक्टिस करें और मीनिंग निकालें आप भी। ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए जो है पार्ट 2 भी इसका लेकर के हम आ जाएंगे। ओके, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जो है सीख सके और एग्जाम में उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।